शुरू हुई है, जो कल भी जारी रहेगी। तो अपने आप में बेहद ऐसा मामला जिसको लेकर संवेदनशील तरीके से सुनवाई जारी है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा भास्कर सिन्हा है, भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार और एडवोकेट शिराज कुरैशी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, साथ ही साथ वक्फ मामलों के जानकार हैं। आप चारों को बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट शिराज कुरैशी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस आज पहले दिन की सुनवाई के बाद क्या कुछ बड़ी बातें दिखाई पड़ रही हैं, संकेत मिल रहा है किस ओर ये पूरा मामला जाता दिखाई पड़ रहा है? शिराज जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें अपना सबको धैर्यपूर्वक सुनने की बात की पहले तो, और सबने अपने अपने पक्ष को रखा। और साथ में ही एक वो ऑर्डर पास भी होने वाला था, मगर हमारे शासन के अधिवक्ता उन्हें उसको थोड़ा समय मांगा कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर सो प्लीज़ हियर मी, ऐसा उन्हें रिक्वेस्ट किया। तो कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को माना है एंड द हियरिंग विल बी कंटिन्यू टुमारो बाय 2 o'clock। तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। परंतु जहाँ पे हम इसकी लीगल पेचीदगियों की बात कर रहे हैं, कानूनी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो देखिए कि ये जो एक्ट है वो बाकायदा संसद से पास हुआ है, दोनों सदनों से पास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इस पर जेपीसी बैठी है। इस बात को आपको कानूनी नज़र रखना चाहिए कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है या कहीं कोई विचारों की भिन्नता होती है तो ऐसे में जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी ने सभी पक्षकारों को सुना, सबको बुला के मौका दिया बाकायदा, और उन्हें अपने अपने तर्कों को रखा। और ऐसे में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसका डिबेट हुआ। अब हमारे जो विरोधी जो इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं सज्जन लोग, वो बड़ा साफ गोई से बोल रहे हैं कि आपने आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन किया, जबकि मैं समझता हूं कि ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार एक्ट है। और इस एक्ट को बनने से एक फायदा जो होगा उसको समझिए। देखिए, वो फायदा मुसलमानों को होगा जो अभी तक वक्फ माफिया लोग बैठे हुए थे, वक्फ पे कब्जा जमा के बैठे हुए थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जैसे लोग इस एक्ट का बड़ा समर्थन करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अच्छा एक्ट लाए, इससे कि भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टियों को बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि ये बड़े तबके के लिए एक राहत के तरीके से आएगा। भास्कर सिन्हा रॉय जी हमारे साथ में टीएमसी के समर्थक के तौर पे मौजूद हैं। भास्कर जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उस कानूनी बहस पे हम अब आपसे सवाल नहीं करेंगे, बात बंगाल को लेकर करते हैं, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई वक्फ कानून के विरोध को लेकर, उसमें आज ममता दीदी कहती हैं कि साहब बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। इस निष्कर्ष पे पहुंचने के पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या अभी भी एक तरीके से कोई एक ठोस सबूत है या फिर एक राजनीतिक एक एजेंडे के तौर पर इसको कहा जा रहा है? सबूत तो है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि वक्त बाय यूजर मतलब इसको डी नोटिफाई करने को मांग रहा था, ये डी नोटिफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, डी नोटिफाई मत कीजिए, कल फिर सुनवाई होगा। दूसरा है कि मुसलमानों को जगह में वक्त में हिंदुओं को लिया जाएगा, लेकिन क्या ये सवाल भी पूछा गया कि हिंदू को संपत्ति में कोई जगह पे क्या मुसलमान को लिया जाएगा? ये दोनों सवाल जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पाया। देखिए, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, जमायती उलेमा हिंद को लेके, मैंने एक गरीब मुसलमान देखा नहीं को रास्ते में आके बोला कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, सबने विरोध किया। और वहां पर जो हुआ बंगाल में, वो बांग्लादेशी लोग, बीएसएफ इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बीएसएफ ने कैसे अलाउ किया बांग्लादेश से लोगों को घुसने के लिए? बांग्लादेशी लोग, आप लोग जांच करके बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग घुस गया और वहां पर नहीं, ममता दीदी कह रही है कि ये बीजेपी के लोग थे, उन्होंने करवाया है, वो ये कह रहे हैं। बीजेपी के लोग और बीएसएफ, हु कंट्रोल्स बीएसएफ? बीजेपी का क्या है? बीजेपी हिंदू मुसलमान, बंगाल में बीजेपी कहा है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, पूरे शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, पूछ लीजिएगा, हमें मुसलमान को वोट नहीं भास्कर चाहिए। जी, आप टीएमसी के तमाम नेता, भास्कर जी टीएमसी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बिहार से और यूपी से तमाम बीजेपी के लोगों को लाके वहां पे हिंसा करवाई गई है। जी, मैंने एक मिनट टाइम दीजिए। देखिए, ये झारखंड से और दूसरे जगह से जो हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गया था, जो वहां पर बंगाल स्पीकिंग लोग ज्यादा थे। दूसरा बात है कि बांग्लादेश से, और ये जो जांच हो रहा है, बीएसएफ भी बोला है कि बांग्लादेश से लोग आ गया, तो बांग्लादेश से लोग आने के लिए कौन कौन अलाउ किया है? बीएसएफ ने अलाउ किया होगा। बीएसएफ कौन है? सेंट्रल में कौन है? और बीजेपी का राजनीति क्या है ये आपको समझना चाहिए। बीजेपी का राजनीति है हिंदू मुसलमान को अलग अलग करो, और हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके उन्होंने कह दिया कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, और बोला कि हिंदू धर्म खतरे में है, सब हिंदू मेरे पास आ जाओ।
देखिए वक़्फ़ को लेके जो विरोध चल रहा है, हम भी चाहते नहीं है कि कोई सर हिंसक दीदी घटना जिम्मेदारी घटे। ले रही है ना, मतलब राज्य की कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के जिम्मेदारी हाथ तो में है ना। देखिए अभी अगर शांति हो रहा वहां पे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति पलायन कर रहा है तो ये जिम्मेदारी भी राज्य की सरकार को लेकर है। नहीं, ये अगर वहां देखिए, हाँ, हिंसा ये में तो कोई हुआ। कोई किसी धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा तो ये जिम्मेदारी तो नहीं, राज्य नहीं, ये सरकार एक की है बार ना। जी ये कहने दीजिए, सुनिए। जी। उसमें एक मुसलमान लड़का पहले गोली लगा, वो उसका भी मौत हो गया। तो ये मत कहिए कि पूरा सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों मैं का कह ही ही नहीं रहा नुकसान सर, मैं हुआ। तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा कि जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। क्यों बोल रहा है? जी यहाँ पर जो दंगा हुआ, यहाँ पर मुसलमान लोग भी मरे, हिंदू लोग भी मरे, मुसलमान लोगों का घर भी लूटा गया और हिंदू लोगों का घर भी ठीक है। धनंजय गिरि जी वो ये कह रहे हैं कि साहब तो आप ये बीजेपी की बीजेपी बांटने की का राजनीति के समझना चलते पड़ेगा। बंगाल आज जल रहा है। वो ये कह गाली रहे हैं कि देता है बीजेपी मुसलमान की लोगों राजनीति को। की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके, आपका जवाब, सवाल का जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी। हरेंद्र जी, आपने शायद 3-4 बार उनको सुना, 3-4 बार उन्होंने वोट की चिंता जताई। इन्हें टीएमसी को वोट की चिंता, हमें भारत की चिंता है। और भारत की चिंता है कि क्योंकि ममता दीदी के लिए ममता और करुणा का कोई स्थान नहीं है। उनको दीदी ममता देश के मुसलमानों को सत्ता की सूली पर टांग देना चाहती है। पूर्वी बंगाल को वापस क्या लाएंगे तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मुर्शिदाबाद हो या संदेश खाली, सभी ममता नोआखाली बना देना चाहती है। ये जो हो रहा है, दंगा कब होता है? जब दो समुदाय लड़ते हैं, या तो एक समुदाय लगातार भागा जा रहा है और जब मंत्री कहता है कि भाई एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे जगह जा रहा है, कितनी अच्छी बात करते हैं, शिफ्टिंग हो रही है। भास्कर जी आप बोल रहे थे, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपनी बात रखी। अब वो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए आप कहते हैं तो सुनने का धैर्य भी रखिए। भास्कर जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके पास मैं आ रहा हूं। हाँ धनंजय, अपनी बात पूरी करें आप। आपके पास आपके कुकर्म ऐसे हैं कि आप सच नहीं सुन पाएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने कितना धैर्यपूर्वक आपकी झूठी, फरेब और मक्कारी को भी सुना। मैंने आपकी मक्कारी को भी सुना। जितनी मक्कारी आपने तब से बात की है, वो मैंने उतने उसको भी ध्यान से सुना, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और जहां जहां ये सनातनियों की संस्कृति है कि असहमतियों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग सहमत, अपनों से भी सहमत नहीं है, उनको किसी सम्मान की क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन धनंजय जी, लेकिन अगर जो बात आ रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीएसएफ की जिम्मेदारी है, यानी बीएसएफ घुसने दे रही है, वो अलाउ कर रही है। देखिए, बाहर से, बांग्लादेश से पहले भी हम दो, हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो, ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही। उसके बाद सीपीएम के समय में हुआ। बहन ममता खुद इसको लेकर के पार्लियामेंट में आई है कि क्या बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। एक समय में ऐसा था। लेकिन जिस धरने पर ममता बनर्जी चली और जो राजनीति ममता बनर्जी आज कर रहे हैं, जिस रास्ते पर बंगाल चल रहा है, बंगाल की आज जो बेबसी है, जो दुर्दशा है, जो वहां आम, जो वहां की बहुसंख्यक आबादी कहिए, हिंदू कहिए, जो कहना है कह लीजिए, उन पर जो जुल्मो सितम ढाया जा रहा है और सरकार मौन है। मौन यही बतलाता है निर्वाचित सरकारों का। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, सवाल यह है कि मौजूदा राज्य सरकार ममता दीदी कहां खड़ी दिखाई पड़ रही हैं और कहां दिखाई पड़ना चाहती हैं? और दूसरा, आज वो सीधे तौर पे आरोप लगाती हैं बीजेपी के ऊपर कि इस हिंसा के पीछे वो हैं। तो ये भी अपने आप में कि आपकी कानून व्यवस्था के रहते हुए भी अगर बीजेपी ऐसा कर पा रही है तो भी आप अपने आप पे सवालों को घेरे में ला रही हैं। विजय जी। बिल्कुल आर्येंद्र जी, एक तो उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई उसमें भी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की। और राय साहब को भी पता होगा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे है। यदि केंद्र सरकार उसको लेती है तो भी सरकारों को नाराजगी होती है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार की है। और जो वहां पर हिंसा हुई है, खासतौर से मुर्शिदाबाद में जो पलायन हो रहा है, उस सब की चिंता। मैं सोच रहा था कि ममता दी वहां जाएंगी मुर्शिदाबाद, लेकिन वो इमामों के साथ आज चर्चा कर रही थी। खैर, ये उनकी प्रायोरिटी है कि वो किस तरह से करना चाहती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे मुर्शिदाबाद जो जल रहा था, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, यदि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठिया आ रहे हैं बांग्लादेश से। अब इसको भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकारें लगातार करती है। अब तो 11 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ममता बनर्जी उनको आज तक वोट बैंक के तौर पर यूज करती रही हैं कि नहीं रही हैं? क्या उनका इस्तेमाल करती हैं? कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। तो मुर्शिदाबाद में कितने लोगों को पकड़ा गया और किस तरह से वो व्यवस्था हुई है कि आज शांति दिखाई दे रही हो पश्चिम बंगाल में? वो नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको उकसा रही है या कोई आंदोलन कर रही है, एक तो वहां पर हिंदुओं का जो पलायन हुआ है, मेरे ख्याल से इतने समय में कोई किसी राज्य के किसी हिस्से में इस तरह का पलायन नहीं हुआ।
जो जी। वहां पर हुआ, जिसकी चिंता ममता जी को मुख्यमंत्री के तौर पर करना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर या वोट बैंक के हिसाब से नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी उस पलायन की चिंता करनी चाहिए थी। उस पर वो चिंता नहीं हुई है। किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है उस पर तो प्रदर्शन चलता रहेगा। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत जगह पर प्रदर्शन हुए। क्या ऐसी हिंसा आपने आनंद जी कहीं देखी है? एक मित्र ने मुझे कहा कि दंगा जो है केवल दो ही वजह से होता है, या तो सरकार का समर्थन हो या सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व हो। अब मुझे नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हो सकता, इतना ऐसा तय है। माना जाता है कि पुलिस जो होती है उसे पता होता है कि उसके इलाके में कौन दंगाई है, किसका क्या बिहेवियर है, क्या कर सकता है, कितनी छूट मिली हुई है। और दंगे में क्या होता है कि दंगा हो सकता है, मान लीजिए तमाम कोशिशों के बाद भी, लेकिन उसे रोकने में सरकार की भूमिका होती है। क्या उसे रोका गया? जो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो तो महत्वपूर्ण है ना। आप ये कह सकते हैं दंगा तो रोक नहीं सकते, दिन भर तो कहीं पर सब जगह हर कोने पर तो पुलिस नहीं होगी, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कैसे कार्रवाई आगे की गई है, उसमें मोटे तौर पर विफल रही है, ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस पर आरोप लगाती रही है। मुझे समझ नहीं आया कि बीजेपी इसमें कहां से इन्वॉल्व है दंगे में। बीजेपी रहती होगी अपना हिंदू मुसलमान करने में, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का, यदि वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो बीजेपी का वोट बैंक ही होगा जो कुछ दंगा का पीड़ित है, उसकी चिंता जाहिर कर रही है ना। और उसके लिए भी कोर्ट में जाकर मुर्शिदाबाद जाने के लिए इजाजत लेनी पड़े, ये गंभीर मसला है। बिल्कुल। और सरकार के इकबाल पे भी सवाल खड़ा होता है कि साहब आपके रहते अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है तो फिर इसके मायने क्या है। शिराज कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद। शिराज जी, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसके सबसे मूल आधार ये था कि नया संशोधित वक्फ कानून संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं उसका एक तरीके से हनन करता है, उस पर चोट करता है। ये एक मूल विषय दिखाई पड़ा खासतौर से अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर। आपकी कानूनी समझ के आधार पर जल्दी से समझना चाहूंगा यहाँ पे फर्क कहाँ है? देखिए, सच्चाई है ना कि अगर हम कानून के अनुच्छेदों को देखें, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 26 हो, चाहे वो 25 हो, सच्चाई है कि ये जो कानून बना है नया वक्फ अमेंडमेंट, इसमें किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ जहां तक मेरी समझ जाती है। उसका रीजन है कि हमारे विपक्षी महोदय जो लोग हैं वो इसको धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं, उसको एक दीनी बात बताना चाह रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इस एक्ट में जो वक्फ की जायदादें हैं उनको सही ढंग से प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई है सरकार के कानून के द्वारा। हम इसको ना समझ के उनने जज्बाती तौर पे मुसलमानों को ये बोल दिया कि आपकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि इस कानून के बनने से कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद ट्रिब्यूनल की पावर और कोर्ट की पावर बढ़ाई गई है, इसके बाद आपका जो अतिक्रमण हो रहा था वो सारा का सारा बचेगा, ऐसी बातें आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बहस रही है उसमें जो एक बड़ा सा उनका एक कॉमन सा बात था कि 26 और 25 का उल्लंघन हुआ है, परंतु मैं इसमें थोड़ा डिफर मत रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसमें किसी उल्लंघन नहीं हुआ किसी भी प्रावधान का, क्योंकि ये सर्वसम्मत से बनाया गया है और सभी कानून के प्रावधानों का इसमें पालन किया गया। और मैं आपको एक गारंटी से बात बताना चाहता हूं कि इस संशोधन कानून के बाद आपको मैं अंदर की वे बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम समाज में इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि वो खुद चाह रहे हैं कि कानूनों को, इस तरह के कानूनों को जिससे कि संपत्तियां बचाई जा सकें, और वो काम हमारी केंद्र सरकार भली बात ही करेगी इंशाल्लाह। भास्कर जी, आप जो पहले भी कह रहे थे कि आपने कभी सुना नहीं, लेकिन हम दूरदर्शन के माध्यम से कई बार ऐसे तमाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा चुके हैं जो इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हमने कई बिल्कुल एक चीज बिल्कुल विरोध भी दिखाया है सर, विरोध पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, इसीलिए आप बैठे हुए हैं। एक चीज सुन लीजिए भास्कर जी सुनने थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक चीज तो ये, दूसरा चीज ये कि आपने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, गृह मंत्री अमित शाह अभी उन्होंने संसद के सत्र में इस बात की जानकारी दी थी और सदन के सामने, देश के सामने है कि जहां पे पानी और नाले और नदी नाले का इलाका छोड़ दिया जाए, बाकी बचे हुए जहां पे फेंसिंग का काम है वहां पे राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, इसकी वजह से काम रुका हुआ है। ये बात संसद में कही गई थी। तो एक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे आया जाए तो वहां पे भी नाकामी दिखाई पड़ रही है राज्य सरकार की। पहला बात यह है कि अजमल कसब को आप जानते थे? अजमल कसब कैसे है, वो क्या कांटा तार उसको फेंसिंग क्रॉस करके आया था? मौजूदा विषय पे रहते हैं ना। सुनिए नदी है, पानी 2008 में आया था सर, 2025 में बात कर रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये फेंसिंग का जो बात बोला जाता है, अब बंगाल और बांग्लादेश में जो फर्क है उसमें नदी है, नाला है, तालाब है, बहुत कुछ है। ये बॉर्डर को जो सुरक्षा देता है वो सर्विलेंस होता है,
इंटेलिजेंस होता है, नाइट विजन कैमरा से सर्विलेंस में रखा जाता है। यहाँ के लोग क्या बीएसएफ के लोग पैसा खा के सबको अंदर आने देता है। आप बताइए, जहां पर क्या पूरा दुनिया में अगर मान लीजिए कि वो दे दे, क्या काटा तार दे दे, तार लगा दे या फेंसिंग कर दे, तो उसमें घुसपैठिया नहीं आएगा। भास्कर जी, मेरा आप जो कहने बात का कह मतलब रहे हैं, यह है- आप जो बात कह रहे हैं कि अगर आपकी जानकारी मतलब राज्य सरकार की जानकारी में है कि बीएसएफ वाले ने पैसा खाया और किसी को आने दिया, यानी राज्य सरकार को पता है, तो वो क्यों नहीं फिर पकड़ लेती है? बीएसएफ को कितना मत करने अरे दीजिए। कैसे पकड़ लेगा? 50 किलोमीटर, सुनिए। हाँ, नहीं, जगह आपको बढ़ा दिया। जानकारी है ना, आप कह रहे हैं मतलब कि राज्य सरकार को पता है कि पैसा लेके आने दे रहा है। बीएसएफ का अधिकारी पकड़ा जी। गया था उस केस में, वो भी आया था। बीएसएफ अगर अलाउ ना करे 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, दे हैव गॉट देयर एक्सेस, उन लोग वहां पर अलाउ करता है। और ये बात सुन लीजिए, पूरा बॉर्डर जो है असुरक्षित है, और बाहर से जो लोग आने के लिए अलाउ किया, जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, तो इसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर का नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी का नहीं है। और जो आप कह रहे हैं- 24 परगना से सभी आधार कार्ड पा जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो कम से कम आधार राज्य कार्ड सरकार कौन लेगी। कर रहा है? आधार धनंजय कार्ड गिरी तो जी ठीक वो है, ये कह रहे हैं कि आधार साहब कार्ड तो कभी- केंद्र की जिम्मेदारी है, आधार कार्ड तो विफलता बाहर इसके में ठीक चलते है, कैसे बंगाल में नहीं वो जाता? लगातार कौन इसी बात देता का है? आरोप लगा रहे हैं। धनंजय जी, आरेंदु जी, सबसे मतलब क्या कहें, कितनी दुखद बात हो सकती है। हिंदुस्तान के एक हिस्से में हतभागा बना हुआ है, वहां से भाग रहा है, पलायन कर रहा है, कोई नहीं और भाग आप गया, कोई नहीं भाग रहा है। को बुला करके आप मीटिंग किसी कर जगह रही पे हैं, झंझट हुआ, ये फिर वापस आईवास आ कर रहा रही है। हैं, ये कोई तमाशा प्लास्टिक चल रहा है किया गया, हिंदुस्तान आप में, जानते नहीं ये हैं। नाटक चल रहा भाग रहा है, है आप नहीं। नाटक कर रही हैं। आपकी किसी ममता जगह में पे ममता, कुछ होने से आपके लोग- हिंदुओं से इतनी निर्ममता है, दूसरा इतनी गांव में, दूसरा गांव से वापस आ निर्दयता रहा है है। अभी। अब जाके भास्कर देखिए, जी, अभी शांति हो भास्कर रहा जी, है। आप आदमी हैं कि पजामा? भास्कर जी आपके सुन लीजिए, समय भास्कर जी आप एक जहाँ सेकंड, जाकर भास्कर बीजेपी जी नहीं एक मिनट सुन लीजिए, भास्कर सुन लीजिए, गोबर फिर नहीं वो खाता आपके ही हूं। आरोप का गोमूत्र जवाब नहीं दे रहे हैं। पान सुन करता लीजिए, हाँ हूं। धनंजय जी, अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। अब हाँ, गोबर खाते हैं आप क्या? आदमी खा रहे हो भाई, आदमी अब खा गोबर रहे खाते हो, हैं। इंसानियत अब को गोबर खा अरे रहे खाते हो। हैं। अरे प्लीज ये गोबर खा रहे हो, पर्सनल मत हो जाइए, आप दोनों लोग इंसानियत को पर्सनल खा हो गए। रहे हो। देखिए मुद्दा दूसरा है, आप लोग पर्सनल हो जाए, कोई फायदा नहीं है। भास्कर जी एक सेकंड, धनंजय जी समय की सीमा है, अपनी बात को पूरा करें आप। आनंदो जी, जिस तरह से हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के जिए, हतभागा बन के जिए, हृदय विदारक घटनाएं हो रही है बंगाल में, और ये लोग सरकार बैठ करके मौजिनों से, मौलवियों के साथ मशवरा कर रही। बिल्कुल ठीक कहा विजय जी जी। ने। वो जाना चाहिए, वो जहां पर आपको 24 परगना जाना चाहिए, जहां जाना चाहिए मुर्शिदाबाद, लेकिन आप वहां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आपको वोट की चिंता है। आपको मुल्क को निस्तेज और निष्प्राण बनाने के लिए ममता बनर्जी जी। कर रही है, लेकिन सच को सुनने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। ठीक है, आप हमारे पास जो वक्त की सकराता खत्म हो हुआ रहा है। सच, विजय जी चिघाड़ता फाइनल हुआ कमेंट सच, आपका, ये चिल्लाता बात हुआ अब ये बंगाल, विरोध अगर इस प्रकार बर्बर से और संरक्षण के जर्जर तहत हो चलेगा जाएगा तो बात उनका आगे जाएगी बंगाल। कहाँ? धनंजय जी एक सेकंड, भास्कर जी एक सेकंड, विजय जी फाइनल कमेंट आपका। नहीं, आर्यन जी मैं एक इशू बताता हूँ कि ये और हो क्या बेशर्मी रहा की है, मुस्कान जो देखिए इसको इनकी, ये बेशर्म आदमी की मुस्कान धनंजय देखिए। जी एक सेकंड, विजय जी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ विजय जी, मैं कह रहा हूँ वक्त बिल को लेकर जो सब कुछ हो रहा है उसको थोड़ा सा एक सीरीज में समझिए। पहले सीए कानून आया, जी। तो आपने कहा कि ये देश के मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। होम मिनिस्टर ने कहा आज तक बता दीजिए 2 साल में कुछ हुआ। जी फिर जब 3 तलाक का मसला आया तो आपने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को और उनके खिलाफ है ये, और पूरा देश का मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जी। क्या खड़ा हुआ? वो आपका नहीं चला एजेंडा। फिर तीसरा आर्टिकल 370 आपने हटाया, एब्रोगेशन हुआ, तो आपने कहा कि पूरा देश का मुसलमान इसके खिलाफ है। क्या ऐसा हुआ? वो नहीं हुआ। अब फिर से यही बात हो रही है कि वक्त को लेकर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि धर्म का मसला है, जबकि ये मसला प्रॉपर्टी का है। जी। क्या अशरफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच में किसके साथ खड़े हैं ये सब लोग ये तय करना है। तो उनका जो एजेंडा है वो नहीं चल रहा, जी। ये बड़ी मुश्किल की बात। बिल्कुल, और ये शायद इसलिए सड़क पे दिखाई भी परेशानी है। पड़ रहा है, लोग अपने अपने हिस्से के लिहाज से सियासत करते दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप चारों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे